बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। वीडियो के शुरू में ही कह रहा हूँ कि अगर भारत में लोधी सल्तनत ना बनी होती तो आज भारत में 30 करोड़ की जगह सिर्फ 2 या 3 करोड़ ही मुसलमान होते। वजह आगे खुद समझ जाओगे। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत का हमारा यह 14वां एपिसोड है। इससे पहले हमने गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद खानदान की सल्तनतों की तारीख देखी और आज बारी है लोधी खानदान की, जिसकी नींव रखी बहलोल लोधी ने। कौन था बहलोल लोधी और कैसे उसने दिल्ली से सैयद सल्तनत को उखाड़ फेंका था? दोस्तों, आज की वीडियो में बहलोल लोधी, फिर उसके बेटे सिकंदर लोधी, फिर उसके बेटे इब्राहिम लोधी, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर ने हराकर लोधी सल्तनत का खात्मा कर दिया था, तीनों का इतिहास एक साथ समेटेंगे। पहली बार हमारी वीडियो देखने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस आपको मिलती रहें। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है वो मेहरबानी करके बेल आइकन और दबा दें। सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सैयद सल्तनत का आखिरी सुल्तान आलम शाह बड़ा कमजोर और नादान सुल्तान था, जिसकी वजह से मुल्तान के गवर्नर बहलोल लोधी ने मौके की नजाकत को समझकर दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और आलम शाह को रफा दफा करके 1451 ईस्वी में दिल्ली में लोधी सल्तनत कायम कर दी। बहलोल लोधी ने जब सत्ता संभाली तो वो 50 साल का था और वो एक अफगानी पठान था। अब तक दिल्ली में तुर्कों की हुकूमत चल रही थी, जबकि बहलोल लोधी ने दिल्ली में अफगान पठानों की सल्तनत कायम की। बहलोल लोधी के वक्त दिल्ली सल्तनत की खस्ता हालत थी। उसने कमर कसी और आसपास की छोटी रियासतों को फतह करना शुरू कर दिया। बहलोल लोधी की एक खास बात थी कि वो सबको बराबर सम्मान देता था, यानी जब वो अपने दरबार में आता तो सुल्तान होकर भी तख्त पर नहीं बैठता था, बल्कि अपने सरदारों के साथ जमीन पर ही बैठकर सल्तनत के हालात सुनता। बहलोल लोधी शरीयत का पक्का पाबंद था। अपनी सल्तनत में दीन की दावत का खूब काम करवाया, जिससे कि कई हिंदू इस्लाम से प्रेरित होकर मुसलमान बन गए थे। बहलोल लोधी की सबसे बड़ी चुनौती थी जौनपुर की रियासत, जो तैमूर लंग के हमले के वक्त दिल्ली सल्तनत से अलग हो गई थी। जौनपुर का हुक्मरान था महमूद शाह। 1483-84 में बहलोल लोधी ने अपनी ताकत से जौनपुर को फतह कर लिया, जिसकी वजह से आसपास की रियासतों में बहलोल लोधी की धाक बैठ गई थी और फिर कई छोटी छोटी रियासतों ने बहलोल लोधी के आगे समर्पण कर दिल्ली सल्तनत में मिल गई। दूसरी रियासत ग्वालियर की थी, जो हिंदू राजा मानसिंह के अंडर में थी। मानसिंह दिल्ली सल्तनत पर कब्जे के ख्वाब देख रहा था, मगर 1489 में बहलोल लोधी ने मानसिंह को पछाड़कर ग्वालियर फतह कर लिया। इसी ग्वालियर फतह की वापसी पर बीच रास्ते में ही बीमारी के कारण बहलोल लोधी की मौत हो गई। बहलोल लोधी के बाद उसका बड़ा बेटा सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। सिकंदर लोधी अपने बाप के थोड़ा उलट था। वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता था और एक तानाशाह की तरह राज करता था। सिकंदर लोधी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था, जहां शाहजहां ने बाद में ताजमहल बनवाया। सिकंदर लोधी एक दीनदार और पढ़ा लिखा सुल्तान था। एक पढ़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने पूरे भारत में फैली मुस्लिम सल्तनत को अपनी जाहिलियत से तबाह कर दिया था। दूसरा पढ़ा लिखा सुल्तान था सिकंदर लोधी, जिसने दिल्ली सल्तनत को किसी तरह बचाया हुआ था। सिकंदर लोधी को शेर व शायरी में बड़ा इंटरेस्ट था। सिकंदर ने ही जमीन नापने का पैमाना गज की शुरुआत की थी, जिसे गजे सिकंदरी कहते हैं। सिकंदर लोधी एक दमदार पर्सनैलिटी का मालिक था। सल्तनत के सरदारों को उसने अपना ऐसा दीवाना बना रखा था कि कोई भी सरदार चाहकर भी सिकंदर के खिलाफ बगावत नहीं छेड़ सकता था। कहा जाता है कि जिस जगह सिकंदर सोता था उस जगह के इर्द गिर्द 70 पढ़े लिखे दिग्गज किसी न किसी इल्मी टॉपिक पर चर्चा करते रहते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिकंदर को इल्म से कितना लगाव था। सिकंदर को जब पता चलता कि फुला जगह कोई होशियार जहनी शख्स रहता है तो वो उसे फौरन महल में बुलाकर बड़े ओहदे से नवाज देता था। 1517 में गले की बीमारी ने सिकंदर को ऐसा पकड़ा कि उसी बीमारी से सिकंदर की मौत हो गई।
सिकंदर के मरते ही अफगान सरदारों ने मजबूरन उसके बेटे इब्राहिम लोधी को दिल्ली का नया सुल्तान चुना। ये वही इब्राहिम लोधी था जिसको पानीपत के मैदान में बाबर ने हराकर लोधी सल्तनत का सुपड़ा साफ कर दिया था। दरअसल इब्राहिम लोधी थोड़ा अकड़ू किस्म का सुल्तान था। वो अपने अफगान सरदारों को जैसा मन होता बेइज्जत कर देता था, जब चाहता कैद खाने में डाल देता था। यही कारण था कि अफगान सरदारों में बगावत पनपने लगी, मगर इब्राहिम लोधी के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर था, उसे इब्राहिम लोधी का ये रवैया पसंद नहीं आया और उसने बगावत कर दी। उधर मेवाड़ का राजा राणा सांगा भी दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंकने की ताक में था। दूसरा इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान जो सोचता था कि इब्राहिम लोधी कमजोर सुल्तान है, इसकी जगह अगर मैं सुल्तान बन जाऊं तो सल्तनत मजबूत बन जाएगी, वो भी अब इब्राहिम लोधी का कट्टर दुश्मन बन चुका था। मगर तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिलकर भी इब्राहिम लोधी को हरा दे। इसीलिए राणा सांगा, दौलत खान लोधी और आलम खान तीनों ने अफगानिस्तान के हुक्मरान जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को इनवाइट किया कि आप दिल्ली आकर इब्राहिम लोधी पर हमला कर दो और दिल्ली का सारा खजाना ले जाओ। तीनों सोच रहे थे कि बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर वापस अफगानिस्तान चला जाएगा और पीछे से हम तीनों दिल्ली सल्तनत को आपस में बांट लेंगे। मगर तीनों का सपना धरा का धरा रह गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हरा फेंका और दिल्ली पर अपनी हुकूमत कायम कर डाली, जिसे आज मुगलिया सल्तनत के नाम से दुनिया याद करती है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में कैसे हराया और कैसे भारत पर मुगलों का राज कायम हुआ, इसके लिए आप बाबर पर बनी हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगले एपिसोड से हम उस मुगलिया सल्तनत की शुरुआत करेंगे जिसने भारत का इतिहास पलट कर रख दिया था।